यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। मैनेजर ने उन दोनों से यह सवाल पूछ तो लिया था, ये सब क्या है, लेकिन अब वह अंदर ही अंदर डर रहा था। उसे इस बात का डर था कि अगर इन दोनों में से कोई भी उससे नाराज हुआ तो ना जाने उसका क्या होगा। पहले ही वह अमन को नाराज करके एक गलती कर चुका था। अब वह दूसरी गलती बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने थोड़े रिक्वेस्ट करते हुए कमरे की टूटी फूटी हालत को देखकर, सर, वह कुछ कहता उससे पहले ही अमन ने जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, इस कमरे में जो भी नुकसान हुआ है उसकी दोगुनी कीमत मिस्टर राघव आपको देंगे, और हाँ, मेरा बिल भी उसमें ऐड करवा देना। ये कहते हुए अमन ने राघव की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर राघव हैरान रह गया। उसने आंखें बड़ी करके अमन को देखा। अमन ने अपनी दोनों भौं को ऊपर करते हुए कहा, क्यों भर दोगे ना, ये सब जो तुमने किया है उसका बिल। अमन का सवाल सुनकर राघव के पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए मैनेजर को देखकर कहा, ठीक है, बता देना कितने का हो गया है बिल। ये सुनकर मैनेजर ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे मैनेजर ने अंदर ही अंदर एक जंग जीत ली है। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, सर, आपने अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, क्या मैं आपके लिए कुछ अच्छी डिशेज मंगवा दूं? यह सुनकर राघव ने अमन की तरफ देखा जो अभी तक चुपचाप बैठा था। राघव समझ गया कि उसे अभी कुछ भी नहीं चाहिए। उसने मैनेजर की ओर देखकर कहा, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, हम अभी यहां पर बैठकर बात करना चाहते हैं। ठीक है सर, कहते हुए मैनेजर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और बोला, सर, मैं चलता हूं, आप जब तक चाहें यहां पर आराम से रह सकते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वहां पर बेल रखी है, आप प्लीज उसे प्रेस कर दीजिएगा। यह सुनकर राघव ने एक बार फिर अमन की तरफ देखा, लेकिन अमन ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राघव ने मैनेजर को देखकर हाथ से इशारा करते हुए कहा, दफा हो जाओ अब यहां से। मैनेजर जानता था कि राघव कौन है। राघव का दबदबा पूरी दिल्ली पर था। गली का बच्चा बच्चा राघव के बारे में जानता था। राघव जितना शक्ल से हैंडसम था उतना ही खतरनाक भी था। इसीलिए मैनेजर उससे कोई भी पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। उसके कहते ही वो मैनेजर वहां से गर्दन झुकाकर वीआईपी रूम का दरवाजा बंद करते हुए चला गया। राघव अमन से कुछ बात करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाने की आवाज आई। राघव इस बार चिढ़ गया। उसे लगा कि फिर से वह मैनेजर या वेटर उसे उन्हें परेशान करने के लिए वहां पर आए हैं। ये सोचकर उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, कौन है, अब बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? बोल दिया ना एक बार, हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो बुला लेंगे, अभी के लिए दफा हो जाओ यहां से। ये कहकर उसे लगा कि जो भी दरवाजे पर था वह चला गया होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद खटखटाने की आवाज दोबारा आई। राघव के आदमी ने पूछा, सर, क्या मैं देख लूं कौन है? राघव ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, नहीं, मैं देखता हूं ये कौन है जिसे इतनी जल्दी लगी हुई है कमरे के अंदर आने की। यह कहते हुए राघव अपनी जगह से उठा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मुझे बस जानना था कि क्या अमन यहां से जा चुके हैं। अमन जो कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था, ये आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, नहीं, मैं यही हूं। वो चलते हुए दरवाजे के पास आया और सामने खड़ी आरोही को देखकर बोला, तुम तो यहां से चली गई थी ना? अमन की आवाज, उसके बात करने का तरीका अचानक से बदल चुका था, जिसे सुनकर राघव ने जैसे ही पलटकर उसकी तरफ देखा वह हैरान रह गया। थोड़ी देर पहले जो शख्स घमंड से भरा हुआ था, जिसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था, अचानक से वो आदमी एक दूसरे ही इंसान में बदल चुका था। राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि चंद सेकंड पहले जो अमन राघव से बैठकर बातें कर रहा था, यह वही अमन है। राघव हैरानी से अमन को देखे जा रहा था। अमन ने उसकी नजरों को इग्नोर किया और आरोही को देखने लगा। आरोही जवाब देते हुए बोली, क्या हुआ, क्या बिल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? यह सुनकर अमन ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, लेकिन बिल बस क्लियर होने ही वाला है। आरोही की नजरें राघव पर गईं। वो पूछना चाहती थी कि यह आदमी कौन है और यहां तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। अमन ने भी उसकी आंखों में सवाल पढ़ लिए थे, इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, आरोही, यह राघव है, दिल्ली के जाने माने रईस है। इन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी और हमारा बिल पे करने के लिए तैयार हो गए। ये सुनकर आरोही खुश हो गई, पर उसने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर। अमन ने भी राघव की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सर,
आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। यह कहते हुए वह आरोही की नजरों से बचते हुए मुस्कुराया और फिर राघव को बाय बोलकर वहां से निकल गया। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अभी तक उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमन उसका उल्लू बनाकर चला गया है। राघव अमन के बर्ताव को देखकर यह समझ गया था कि अमन आरोही को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता है, इसीलिए उसने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने जाते हुए अमन पर अपनी नजरें जमाते हुए वेटर को बुलाया, जो कमरे के दरवाजे के बाहर ही थोड़ी दूरी पर खड़ा था, और बोला, जाओ बिल लेकर आओ। वेटर ने गर्दन हिलाई और जल्दी से भागते हुए वहां से निकल गया। अमन को यूं खुशी खुशी जाते देखकर राघव ने मन ही मन कहा, आखिर कौन था ये? इसका कौन सा रूप असली था? थोड़ी देर पहले जो यह मेरे साथ था वो, या जो उस लड़की के आते ही बदल गया वो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी निकालनी पड़ेगी। यह सोचते हुए उसने अपने आदमी को अपनी तरफ आने का इशारा किया और बोला, मुझे अमन के बारे में छोटी से छोटी डिटेल पता करके बताओ। उसके आदमी ने जवाब देते हुए कहा, सर, हमने काफी कोशिश की इसके बारे में खबर निकालने की, लेकिन हमें कोई भी खबर नहीं मिली। ये सुनकर राघव ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, ठीक है, अमन ना सही, ये लड़की जो इसके साथ थी, क्या नाम बोल रहा था? अमन इसका। तभी राघव का आदमी जल्दी से बोला, सर, आरोही। यह सुनकर राघव ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ आरोही, इसके बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल पता करो, हो सकता है हमें इससे ही कुछ पता चल जाए कि यह कौन है। उसने अपने आदमी से यह कहा ही कि तभी वेटर बिल लेकर आ गया। राघव ने बड़े आराम से बिल बुक खोल कर देखी। बिल देखते ही उसके होश उड़ गए। कमरे में जो तोड़फोड़ हुई उसके खर्चे के अलावा 2 लाख का खाना खाने का बिल देखकर राघव हैरान रह गया। उसने वेटर को देखकर कहा, अबे यह 2 लाख का बिल किसका है? वेटर ने थोड़ा डरते हुए कहा, सर, जो साहब अभी आपके साथ थे उनका बिल है ये। राघव ने गुस्से से अमन जिस दिशा में गया था उस दिशा को घूरते हुए कहा, साला खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, इसे तो मैं देख लूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से कार्ड निकालकर वेटर की तरफ फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ आरोही अमन को लेकर पार्किंग में पहुंची। उसने अमन से पूछा, यह आदमी कौन था? अमन ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बताया ना, यह। आरोही ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन यह तुम्हारे साथ यहां क्या कर रहा था? तुम इसे कैसे जानते हो? अमन ने कहा, वो तुम्हारे जाने के बाद रेस्टोरेंट में काफी शोर हो गया था। ये आदमी उस समय वहीं पर खाना खा रहा था, तभी उसने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने इसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो यह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। यह सुनकर आरोही ने गर्दन हाँ में हिलाई। वो अदिति की कार से यहां आई थी। उसने चाबी से दरवाजा खोला और कार के अंदर आकर बैठ गई। अमन भी आकर पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था। आरोही बार बार अपनी चोर नजरों से अमन को देखे जा रही थी। वह मन है अमन के लिए परेशान थी। वो गुस्से में यहां पर उसे अकेला छोड़कर तो चली गई थी, लेकिन उसे इस बात का बहुत गिल्ट था। उसे पता था कि उसने अमन को उस समय इस सिचुएशन में छोड़कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऊपर से आरी की कही उन बातों के बाद तो आरोही गिल्ट से जैसे मरी ही जा रही थी। उसने एक बार फिर से गाड़ी चलाते हुए अमन की तरफ देखा। वो देखना चाहती थी कि अमन का मूड कैसा है, लेकिन अमन तो उसे हमेशा की तरह ही लग रहा था। आरोही ने मन ही मन कहा, क्या यह मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं इसे वहां अकेले छोड़ आई थी? होगा ही ना, मेरी ही तो गलती है। मुझे इसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए? यह सोचते हुए उसने एक बार फिर से अपनी कनखियों से अमन की तरफ देखा। अमन का पूरा ध्यान गाड़ी से बाहर था। वह भी अपने अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था। जब आरोही अपनी कनखियों से अमन को देखने की कोशिश कर रही थी, तभी अमन उसकी तरफ पलटा और उसने अचानक से एक सवाल किया, तुम यहां पर दोबारा क्या कर रही थी? यह सुनकर आरोही हड़बड़ा गई और गलती से उसका पैर एक्सीलरेटर पर पड़ गया, जिस वजह से कार की स्पीड एकदम से तेज हो गई और कार तेजी से आगे भागने लगी। अमन ने आरोही को होश में लाते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? देखकर गाड़ी चलाओ। आरोही ने जल्दी से ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी एक झटके से रुक गई। गाड़ी स्पीड में होने की वजह से कार को एक तेज झटका लगा, जिस वजह से आरोही का सर स्टीयरिंग व्हील से टकराने ही वाला था कि तभी उसे अपने माथे के पास एक हाथ महसूस हुआ। कुछ पलों के बाद उसने अपने सर को उठाकर देखा तो अमन का हाथ उसके माथे के नीचे था। अमन ने उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकराने की वजह से रोक लिया था। यह देखकर आरोही ने भी उसकी तरफ देखा और बोली, थैंक यू। अमन ने जल्दी से अपना हाथ उसके आगे से हटाया और बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर देखने लगा। उसका आरोही से कुछ भी न कहना आरोही को अंदर ही अंदर डरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अमन उससे गुस्सा है या फिर कोई और बात है। वो अमन से पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी।
शिप्रा अमन का बर्ताव देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमन उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। शिप्रा पहले ही गिल्ट से मरी जा रही थी और अब अमन का यह बर्ताव उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। क्या मैं इससे सॉरी बोलूं? इसी उधेड़ बुन में आरोही और अमन घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर अमन ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया कि तभी दरवाजा अंदर से खुल गया और आरी अपने हाथ में अपना हैंडबैग लिए बाहर आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल ही रही थी। उसे घर से बाहर आते देखकर आरोही, जो अमन के पीछे पीछे कार पार्क करके आ रही थी, वह बोली, तुम कहाँ जा रही हो आरी? आरी ने आरोही को देखा। वह आरोही से थोड़ी नाराज थी, लेकिन उसने उसके सवाल का जवाब देते हुए बिना किसी भाव के कहा, मैं वापस हॉस्टल जा रही हूं। मैं सिर्फ लंच करने आई थी, लेकिन अब शाम होने को आई है, इसलिए मुझे अब वापस जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों ना आज रात तुम यहीं मेरे साथ रुक जाओ, कल चले जाना। आरी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, मेरा अभी जाना जरूरी है। अमन, जो वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसने भी आरी के शब्दों में आरोही के लिए नाराजगी महसूस कर ली थी। वह भी आरोही की बात में उसका साथ देते हुए बोला, आरी, कल मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, प्लीज आज रुक जाओ। उसकी बात सुनकर आरी ने अपने हाथ में पकड़े बैग को दूसरे हाथ में लेते हुए कहा, नहीं जाना जरूरी है। यह कहते हुए वो बिना और किसी की कोई भी बात सुने वहां से आगे बढ़ गई। अमन को लगा ही था कि आरी और आरोही के बीच जरूर कोई बात हुई है, लेकिन वो ये भी जानता था कि आरोही उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। उसने जाती हुई आरी को आवाज लगाकर कहा, आरी, कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। उसकी बात सुनकर आरी पीछे मुड़ी और अमन को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैंने कैब बुक करा ली है और मेरी कैब आ भी चुकी है। यह कहते हुए वो सामने खड़ी कैब में बैठकर वहां से निकल गई। आरोही को उसे जाते देखकर बुरा लग रहा था, और उससे भी ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि जब उसने आरी से बात की तो आरी ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, और वही अमन से वो इतने अच्छे से बात करके गई है। आरोही ने उसे जाते देख मुंह बनाया और वो घर के अंदर चली गई। अदिति, जो वही खड़ी होकर उन तीनों की बातों को सुन रही थी, वह भी आरोही के पीछे पीछे अंदर चली गई। मिस्टर निखिल धवन के ऑफिस में मिस्टर निखिल धवन अपनी फाइलों में घुसा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा और अपने कान से लगाते हुए बोला, हाँ बोलो, जल्दी मुझे बताओ क्या हुआ उनका। ये सुनकर दूसरी तरफ के शख्स ने कुछ देर तक कुछ कहा। सामने वाले की बातों को सुनकर मिस्टर निखिल धवन के चेहरे के भाव पल पल बदलते जा रहे थे और कुछ ही देर में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने गुस्से में फोन काटा और अपनी चेयर से खड़ा होकर सामने रखी टेबल पर एक हाथ मारते हुए बोला, यह अमन फिर से बच गया। इसे इसकी औकात दिखाने का यह सबसे सही मौका था। आरोही के सामने उसकी बेइज्जती होती और वो उसकी नजरों में गिर जाता। हुर्रे, मेरे पास एक अच्छा मौका था आरोही के करीब जाने का, लेकिन नहीं। ये कहते हुए उसे एक बार फिर से एक लात टेबल पर दे मारी। मिस्टर निखिल धवन का गुस्से से लाल चेहरा थोड़ी ही देर में शांत हो गया। उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से ही कहा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए तुम दोनों खुश रहो, और वैसे भी तुम दोनों के बीच कितना अच्छा रिश्ता है ये तो मैं देख ही चुका हूं, और बाकी इस इंसिडेंट के बाद मुझे अच्छे से समझ आ चुका है। आरोही, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जाल से जल्द ही आजाद कर दूंगा। उसके बाद मैं, तुम और हमारा प्यार हमेशा साथ रहेंगे। ये सोचते हुए मिस्टर निखिल धवन अपने ही ख्याली पुलाव पकाते हुए खुश हो रहा था। वही शहर से थोड़ा दूर एक खाली मैदान में एक कार के बोनट पर राघव सोया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में है। तभी एक और कार तेजी से आकर उसके पास रुकी। उस कार से दो आदमी बाहर आए। बाहर निकलते ही उन्होंने राघव को आवाज लगाते हुए कहा, बॉस। उनकी आवाज सुनकर राघव, जिसे देखकर अभी तक लग रहा था कि वह सोया हुआ है, उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और बोनट से उठते हुए बोला, तुम लोग पूरे 2 मिनट 30 सेकंड लेट हो। उसकी यह बात सुनकर उसके आदमियों ने गर्दन झुका दी। राघव ने उन्हें घूर कर देखते हुए कहा, अगर अब तुमने मुझे कोई अच्छी खबर नहीं दी तो मैं तुम्हें इसकी सजा भी जल्दी ही दूंगा। यह सुनते ही उन आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तोते की तरफ बोलना शुरू कर दिया। अमन सिंघानिया नाम है इसका पूरा। इसके बारे में हमें कई नई और अजीब बातें पता लगी हैं। ये सुनकर राघव ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। एक आदमी बोला, बॉस, इसके दिल्ली के जाने माने लोगों से ताल्लुकात हैं। आपने एडवोकेट मिस्टर गुप्ता का नाम तो सुना ही होगा। हमें यह तो पता नहीं चला कि एडवोकेट गुप्ता और ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसे एडवोकेट गुप्ता के घर पर और उनके ऑफिस में भी देखा गया है।
ये सुनकर राघव ने हाँ में गर्दन हिलाकर आगे बोलने का इशारा किया। दूसरा आदमी बोला, बॉस, दूसरी बात जो इसके बारे में अजीब सी है वो ये कि इसके साथ जो लड़की है आरोही, वो उसकी बीवी है, लेकिन इन दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता। ये सुनकर राघव ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा तो उसके आदमी ने आगे अपनी बात कही, बॉस, हमारा मतलब यह है कि यह आदमी अमन ये पिछले 3 सालों से शादी के बाद से ही अपने ससुराल में रह रहा है, और मजे की बात यह है कि यह बिल्कुल एक घर जमाई की तरह है। अपनी सास की गालियां सुनता था और अपने साले के ताने खाता रहता था। कुल मिलाकर कोई इज्जत नहीं थी इसके ससुराल में। थोड़ी देर रुककर वो फिर बोला, हमें यह भी पता चला है कि इसने अपना कॉलेज खत्म करने के बाद एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो बिजनेस डूब गया। उसके बाद 3 साल तक ये घर पर ही पड़ा रहा। अभी 4 महीने पहले इसने एक जगह नौकरी करनी शुरू की थी। इसकी वाइफ ने ही उसे वहां जॉब दिलाई थी, लेकिन वहां भी एक अजीब बात हुई। राघव ने तुरंत पूछा, वो क्या? उसका आदमी बोला, वो ये कि जिस कंपनी में ये जॉब करता था, स्टार रियल्टर्स, वो आज दिल्ली से पूरी तरह से गायब हो चुकी, और इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सुनकर राघव जल्दबाजी में बोला, वो क्या? उसके आदमी ने जवाब दिया, इसके पीछे भी कहीं न कहीं इस अमन का ही हाथ है। ये सुनकर राघव उसके आगे कुछ कहने का इंतजार करने लगा। उसके आदमी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, उस कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ मल्होत्रा की बुरी नीयत थी, जो कि इसकी बीवी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए इसने उसके साथ साथ उसकी कंपनी को भी गायब करवा दिया है। और मैंने पता करवाया बॉस, हमारे जिन आदमियों की मौत पहले हुई थी वो वही आदमी थे जिन्होंने इसकी वाइफ को किडनैप करने में सिद्धार्थ मल्होत्रा की मदद की थी। ये सब सुनकर राघव ने एक ठंडी आवाज में पूछा, और उसकी बीवी के बारे में क्या पता चला? यह सुनकर पहले आदमी ने जवाब देते हुए कहा, बॉस, उसकी बीवी और अमन कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इन दोनों की शादी लव मैरिज थी। यह दोनों कॉलेज से ही साथ हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच में लव जैसा शायद कुछ भी नहीं है। आज ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें इसकी वाइफ ने इसे अकेला छोड़कर चली गई थी। ये कहते हुए उसने आज जो भी बातें रेस्टोरेंट में हुई वो सब राघव को बता दी। राघव अपने आदमी की बातों को सुनकर थोड़ा हैरान था। उसने कहा, अच्छा, तो तभी जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये अकेले बैठा हुआ था, मतलब कि उसने मुझे वहां पर जानबूझकर बुलाया। वो 2 लाख खाने का बिल नहीं भर सकता था, इसीलिए उसने मुझे वहां पर बुलाया। यह सुनकर उसके आदमी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अमन के बैंक अकाउंट के बारे में पता किया है। इसने अभी हाल ही में एक लग्जरी कार खरीदी थी और इसके अकाउंट में अभी भी काफी पैसा है। यह सब सुनकर राघव ने कहा, क्या अजीब पहेली है यह आदमी, मुझे तो ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, और कोई अजीब बात? उसके आदमी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बॉस, और भी काफी अजीब बात है। इसके बारे में दूसरी तरफ अदिति के घर पर आरी के जाने के बाद से ही आरोही अपने कमरे में चली गई थी। तब से वह अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई थी। अदिति ने 2 बार उसे बाहर आने के लिए कहा भी, लेकिन उसने यह कहकर बात टाल दी कि उसका मन नहीं है, बल्कि असली बात तो यह थी कि वह अमन का सामना नहीं कर पा रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसे वह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अमन को ऐसे अकेले छोड़कर आने के बाद न जाने क्यों आरोही खुद को दोषी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। इन सभी ख्यालों के बीच उसे समय का पता ही नहीं चला, रात हो चुकी थी। अदिति उसे डिनर के लिए बुलाने आई, तब जाकर उसे ध्यान आया कि रात के 8 बज चुके हैं। अदिति को देखकर आरोही ने पूछा, अदिति, क्या खाना अमन ने बनाया है? अदिति ने यह सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कुछ सोचकर आरोही उठी और अदिति के साथ बाहर की तरफ आ गई। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर अमन खाना लगा रहा था। तभी उसका फोन बजा और वो वहां से हटकर दूसरी तरफ चला गया। अमन ने अपना फोन उठाया और बात करने लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आरोही उसे बहुत देर से देखे जा रही है और उसका फोन लेकर उससे दूर चले जाना आरोही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अमन ने अभी फोन अपने कान से लगाया ही था कि दूसरी तरफ से आरी की थोड़ी डरी सहमी सी आवाज आई, अमन प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहां पर फंस चुकी हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ इस क्लब में आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूं। प्लीज अमन मेरी मदद करो प्लीज, और हाँ, आरोही को कुछ मत बताना। यह कहते हुए फोन दूसरी तरफ से कट चुका था। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरी ने उसे फोन क्यों किया और ऊपर से यह सब बातें, और क्यों उसने आरोही से यह सब बताने को मना किया। अदिति के घर से निकलकर आरी कैब से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही ख्याल चलता रहा कि कैसे आरोही ने अमन के साथ ऐसा बर्ताव किया। उसके बाद भी अमन ने उससे इतने अच्छे से बात की। न जाने क्यों आरी की आंखों के सामने बार बार आरोही और अमन घूम रहे थे। उसे अमन का सर झुकाए हुए
बेबसी और लाचारी से भरा हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। ये सब याद करते हुए वो मन ही मन बोली, आरोही तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अमन कितना अच्छा है, उसके बाद भी तुम उसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम्हें उसे भी तो समझना चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे अकेला ही छोड़ दिया। सच में मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ये तो अमन की अच्छाई है जिसने अभी तक तुमसे कुछ नहीं कहा, वरना कोई और होता तो। यही सब सोचते हुए आरी अपने हॉस्टल पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसने देखा कि उसके सारे दोस्त उसी के रूम में थे। आरी का ये हॉस्टल रूम 3 बेड का एक रूम था। उसके साथ इसमें उसकी 2 फीमेल पार्टनर और भी रहती थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी किसी पार्टी के लिए तैयार हो रही हैं। आरी को आता देखकर उन लड़कियों में से एक लड़की ने तपाक से कहा, हे आरी, तुम आ गई, चलो यार हमें पार्टी में जाना है। आरी ने काफी मना करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोस्त नहीं मानी और उसे अपने साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार कर लिया। कुछ ही देर में आरी अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के मशहूर क्लब रॉकस्टार क्लब में पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही पार्टी करने के बाद वह वापस जाने के लिए तैयार होने लगी। उसका आज का दिन वैसे ही काफी टेंशन में बीता था, इसीलिए उसका मन यहां पर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने अपनी दोस्त जिसके साथ वो यहां आई थी उससे वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी दोस्त जो थोड़ी नशे में थी उसने अभी जाने के लिए मना कर दिया। आरी ने जाने की जिद की तो उसकी दोस्त ने कहा, आरी नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। अरे यार, हम अभी तो आए हैं, थोड़ा एंजॉय करना तो बनता है। वैसे भी हम हॉस्टल से बहुत कम ही तो बाहर जा पाते हैं। उसने भी तुम जल्दी जाने के लिए बोल रही हो। हम अभी नहीं जाना चाहते यार, अगर तुम्हें जाना है तो तुम कैब बुक करके जा सकती हो। यह सुनकर आरी को बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उन लोगों को एंजॉय करने दे और वहां से निकल जाए। यह सोचकर आरी क्लब से बाहर निकल ही रही थी कि तभी वह किसी से टकराई। आरी जिस लड़की से टकराई थी, आरी के टकराने की वजह से उसका पर्स जमीन पर गिर गया। आरी ने तुरंत कहा, ओह हाय, आई एम सॉरी, लेकिन क्लब में म्यूजिक की आवाज बहुत तेज आ रही थी, इसीलिए आरी ने जब उस लड़की से माफी मांगी तो उसकी आवाज शोर के बीच में दब कर रह गई। वो लड़की गुस्से से आरी को घूरे जा रही थी। आरी ने भी जब उसकी नजरों को खुद पर महसूस किया तो उसने देखा कि उस लड़की ने रेड कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, कमर तक लहराते उसके बाल, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक और इस सबसे अलग घमंड उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। देखने से ही वो किसी रईस घर से लग रही थी। आरी ने उसे एक बार फिर से कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। उस लड़की ने गुस्से से आरी को घूरते हुए जमीन पर पड़े अपने पर्स को देखा और बोली, जब तुम जैसे अंधे लोगों को दिखाई नहीं देता तो तुम जैसे लोग यहां पर करने क्या आते हो। आरी उसकी बात सुनकर चिढ़ गई, लेकिन फिर भी उसने बात संभालते हुए कहा, देखिए मैंने कहा ना, ये गलती से हुआ है, आई एम सॉरी। ये कहते हुए आरी ने जमीन से उसका पर्स उठाकर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, जो गलती मैंने की थी उसे मैंने सही कर दिया है, अब मैं चलती हूं, प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। आरी का एटीट्यूड देखकर उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने आरी को घूरकर ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और ताना मारते हुए बोली, किसने कहा था तुमसे यहां आने के लिए? तुम जैसे डाउन मार्केट लोग ऐसे ही मुंह उठाकर चले आते हैं, कहीं जाने से पहले ये भी नहीं सोचते कि ये जगह उनके आने की है भी या नहीं। फिर थोड़ा आगे झुककर आरी के कान में बोली, कहीं पर भी जाने से पहले अपनी औकात देखकर जाया करो, ये जगह तुम्हें सूट नहीं करती। ये सब कहते हुए उस लड़की ने आरी को घूर कर देखा और वहां से जाने लगी। आरी, जिसका मूड पहले से ही अच्छा नहीं था, उसने जब उस लड़की की बातों को सुना तो उसने जाती हुई उस लड़की को बांह से उसे पकड़ा और थोड़ा गुस्से से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? डाउन मार्केट? मैंने पहले ही तुमसे अपनी गलती की माफी मान ली है, इसीलिए बकवास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम्हारी एडवाइस किसी ने मांगी नहीं है जो तुम ज्ञान बांटने यहां चली आई। आरी को गुस्से में देख और उसके तेवर देखकर उस लड़की ने आरी से अपना हाथ झटकते हुए छुड़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे छुआ, मेरी बातें तुम्हें बकवास लगती हैं। कहते हुए वह हंसने लगी और फिर थोड़ा रुककर अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोली, अब मैं तुम्हें बताती हूं बकवास करना किसे कहते हैं। तुम्हें तुम्हारे कहे इन शब्दों की कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए उसने अपने बगल में ही खड़े एक लड़के को कुछ इशारा किया। उस लड़के ने उस रेड ड्रेस वाली लड़की का इशारा समझते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से निकल गया। दूसरी तरफ राघव के आदमी अभी भी उसे अमन से जुड़ी बातें बता रहे थे। उसके आदमी ने कहा, बॉस, शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर के सीईओ मिस्टर निखिल धवन से पिछले दिनों इसकी कई बार मुलाकात हुई है। सुनने में आया है कि स्टार रियल्टर्स कंपनी में जो 100 फ्लैट मिस्टर निखिल धवन ने खरीदे थे वो भी अमन की वजह से ही उसने खरीदे हैं। वहां के पुराने कुछ एम्प्लॉय से हमें पता चला कि मिस्टर निखिल धवन और अमन के बीच काफी अच्छी दोस्ती है।
यह सुनकर राघव की एक भौं ऊपर चढ़ गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, शाइनिंग होराइजन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मालिक मिस्टर निखिल धवन अच्छा दोस्त है इसका। उसके बाद भी तभी उसके आदमी ने उसकी बात के बीच में ही कहा, बॉस अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसके ससुराल वालों ने इसे और इसकी बीवी को घर से निकाल दिया है। अभी यह अपनी बीवी की एक दोस्त के घर पर रह रहा है। यह सुनकर राघव एक बार फिर से चौंक गया। उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है। ये आदमी जितना जमीन के ऊपर नहीं है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है। यह कहते हुए जैसे उसे कुछ याद आया, उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगा दिया। वहीं आरी को उस लड़की के इशारे देखकर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था, इसीलिए उसने वहां से जल्दी निकलने की सोची। वह उस रेड ड्रेस वाली लड़की के बगल से धीरे से निकलने लगी कि तभी सामने का क्लब का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। यह देखकर आरी को कुछ अजीब लगा। आरी ने दरवाजे के पास खड़े गार्ड से दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन उस गार्ड ने दरवाजा यह कहकर बंद कर दिया कि मैडम अभी कुछ देर तक दरवाजा नहीं खुलेगा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। यह सुनकर आरी को हैरानी हुई। उस गार्ड ने आरी के जवाब देने के बाद पीछे खड़ी रेड ड्रेस वाली लड़की को कुछ इशारा किया। यह देख आरी और भी ज्यादा डर गई। न जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर उसके साथ कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। आरी वहां से मुड़ी और अपने दोस्तों को ढूंढने लगी, लेकिन उसकी दोस्त उस भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी किसी ने उसकी कमर पर हाथ फेरा। आरी ने तुरंत मुड़कर अपने पीछे देखा तो उसे अपने पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। आरी को लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो ये सोचकर घबरा रही थी। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वहां से जल्दी निकलना चाहती थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो जाकर एक चेयर पर बैठ गई और भीड़ में दूर दूर तक नजर घुमाते हुए अपने दोस्तों को देखने लगी। तभी 3-4 लड़कों का एक झुंड उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह सब आरी को घूर कर देखे जा रहे थे। आरी को ऐसा लग रहा था जैसे उन सबकी नजरें उसके कपड़ों के भीतर झांक रही हों। उन्हें खुद को ऐसे देखता देख आरी अंदर ही अंदर कांपने लगी थी। आरी ने मन ही मन सोचा कि उसे वहां से उठकर दूसरी तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन तभी उनमें से एक लड़के ने अपनी कोहनी उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, हे बेबी, कैसे हो? अकेले हो, वो भी हमारे होते हुए? क्या बात है? उस लड़के की बात सुनते ही आरी की दिल की धड़कन जैसे अचानक से बढ़ गई। डर और घबराहट से वो उस लड़के का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोली, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, अच्छा ऐसा क्या, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्तों से भी मिल लेंगे, पहले तुमसे तो अच्छे से मिल लें। ये कहते हुए उसने दोबारा आरी के कंधे पर हाथ रख लिया। आरी ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोली, देखिए मिस्टर, आप बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी हद में रहिए। ये कहते हुए आरी ने एक बार फिर से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और वो वहां से निकलकर जाने लगी कि तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेशर्मी से बोला, कहाँ जा रही हो, हमें भी ले जाओ। उसकी ये बात सुनकर आरी ने उसका हाथ झटक कर अपना हाथ उससे छुड़ाया और वहां से जल्दी से चली गई। वो जल्दी से बाथरूम में गई और उसने जल्दी से अपना फोन अपने बैग से निकाला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस समय किसको कॉल करना चाहिए। आरी अब तक समझ चुकी थी कि हो न हो उसके साथ आज कुछ न कुछ बुरा जरूर होने वाला है, इसीलिए वह पहले ही अपनी मदद के लिए किसी को बुला लेना चाहती थी। ये सब सोचकर जब उसे किसी का भी ख्याल नहीं आया तो उसने अमन का फोन लगा दिया। अमन ने तुरंत उसका फोन उठा लिया। आरी ने हपलाती हुई आवाज में कहा, अमन प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहां पर फंस चुकी हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ इस क्लब में आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूं। प्लीज अमन मेरी मदद करो प्लीज, और हाँ आरोही को कुछ मत बताना। यह कहते हुए फोन दूसरी तरफ से कट चुका था। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरी ने उसे फोन क्यों किया और ऊपर से ये सब बातें, और क्यों उसने आरोही से यह सब बताने को मना किया। आरोही अमन का बर्ताव देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमन उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। आरोही पहले ही गिल्ट से मरी जा रही थी और अब अमन का यह बर्ताव उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। क्या मैं इससे सॉरी बोलूं? इसी उधेड़बुन में आरोही और अमन घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर अमन ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया कि तभी दरवाजा अंदर से खुल गया और आरी अपने हाथ में अपना हैंडबैग लिए बाहर आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल ही रही थी। उसे घर से बाहर आते देखकर आरोही, जो अमन के पीछे पीछे कार पार्क करके आ रही थी, वह बोली,
तुम कहाँ जा रही हो आरी? आरी ने आरोही को देखा। वह आरोही से थोड़ी नाराज थी, लेकिन उसने उसके सवाल का जवाब देते हुए बिना किसी भाव के कहा, मैं वापस हॉस्टल जा रही हूं। मैं सिर्फ लंच करने आई थी, लेकिन अब शाम होने को आई है, इसलिए मुझे अब वापस जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों ना आज रात तुम यहीं मेरे साथ रुक जाओ, कल चले जाना। आरी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, मेरा अभी जाना जरूरी है। अमन जो वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसने भी आरी के शब्दों में आरोही के लिए नाराजगी महसूस कर ली थी। वह भी आरोही की बात ने उसका साथ देते हुए बोला, आरी, कल मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, प्लीज आज रुक जाओ, प्लीज आज रुक जाओ। उसकी बात सुनकर आरी ने अपने हाथ में पकड़े बैग को दूसरे हाथ में लेते हुए कहा, नहीं, जाना जरूरी है। यह कहते हुए वो बिना और किसी की कोई भी बात सुने वहां से आगे बढ़ गई। अमन को लगा ही था कि आरी और आरोही के बीच जरूर कोई बात हुई है, लेकिन वो ये भी जानता था कि आरोही उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। उसने जाती हुई आरी को आवाज लगाकर कहा, आरी, कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। उसकी बात सुनकर आरी पीछे मुड़ी और अमन को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, न चली जाऊंगी, मैंने कैब बुक करा ली है और मेरी कैब आ भी चुकी है। यह कहते हुए वो सामने खड़ी कैब में बैठकर वहां से निकल गई। आरोही को उसे जाते देखकर बुरा लग रहा था, और उससे भी ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि जब उसने आरी से बात की तो आरी ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, और वही अमन से वो इतने अच्छे से बात करके गई है। आरोही ने उसे जाते देख मुंह बनाया और वो घर के अंदर चली गई। अदिति जो वही खड़ी होकर उन तीनों की बातों को सुन रही थी, वह भी आरोही के पीछे पीछे अंदर चली गई। मिस्टर निखिल धवन के ऑफिस में मिस्टर निखिल धवन अपनी फाइलों में घुसा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा और अपने कान से लगाते हुए बोला, हाँ बोलो, जल्दी मुझे बताओ क्या हुआ उनका। यह सुनकर दूसरी तरफ के शख्स ने कुछ देर तक कुछ कहा। सामने वाले की बातों को सुनकर मिस्टर निखिल धवन के चेहरे के भाव पल पल बदलते जा रहे थे, और कुछ ही देर में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने गुस्से में फोन काटा और अपनी चेयर से खड़ा होकर सामने रखी टेबल पर एक हाथ मारते हुए बोला, यह अमन फिर से बच गया। इसे इसकी औकात दिखाने का यह सबसे सही मौका था। आरोही के सामने उसकी बेइज्जती होती और वो उसकी नजरों में गिर जाता। हुर्रे, मेरे पास एक अच्छा मौका था आरोही के करीब जाने का, लेकिन नहीं। ये कहते हुए उसे एक बार फिर से एक लात टेबल पर दे मारी। मिस्टर निखिल धवन का गुस्से से लाल चेहरा थोड़ी ही देर में शांत हो गया। उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से ही कहा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए तुम दोनों खुश रहो, और वैसे भी तुम दोनों के बीच कितना अच्छा रिश्ता है ये तो मैं देख ही चुका हूं, और बाकी इस इंसिडेंट के बाद मुझे अच्छे से समझ आ चुका है। आरोही, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जाल से जल्द ही आजाद कर दूंगा। उसके बाद मैं, तुम और हमारा प्यार हमेशा साथ रहेंगे। ये सोचते हुए मिस्टर निखिल धवन अपने ही ख्याली पुलाव पकाते हुए खुश हो रहा था। वही शहर से थोड़ा दूर एक खाली मैदान में एक कार के बोनट पर राघव सोया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में है। तभी एक और कार तेजी से आकर उसके पास रुकी। उस कार से दो आदमी बाहर आए। बाहर निकलते ही उन्होंने राघव को आवाज लगाते हुए कहा, बॉस। उनकी आवाज सुनकर राघव, जिसे देखकर अभी तक लग रहा था कि वह सोया हुआ है, उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और बोनट से उठते हुए बोला, तुम लोग पूरे 2 मिनट 30 सेकंड लेट हो। उसकी यह बात सुनकर उसके आदमियों ने गर्दन झुका दी। राघव ने उन्हें घूर कर देखते हुए कहा, अगर अब तुमने मुझे कोई अच्छी खबर नहीं दी तो मैं तुम्हें इसकी सजा भी जल्दी ही दूंगा। ये सुनते ही उन आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। अमन सिंघानिया नाम है इसका पूरा। इसके बारे में हमें कई नई और अजीब बातें पता लगी हैं। ये सुनकर राघव ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। एक आदमी बोला, बॉस, इसके दिल्ली के जाने माने लोगों से ताल्लुकात हैं। आपने एडवोकेट मिस्टर गुप्ता का नाम तो सुना ही होगा। हमें यह तो पता नहीं चला कि एडवोकेट गुप्ता और ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसे एडवोकेट गुप्ता के घर पर और उनके ऑफिस में भी देखा गया है। ये सुनकर राघव ने हाँ में गर्दन हिलाकर आगे बोलने का इशारा किया। दूसरा आदमी बोला, बॉस, दूसरी बात जो इसके बारे में अजीब सी है वो ये कि इसके साथ जो लड़की है आरोही, वो उसकी बीवी है, लेकिन इन दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता। वहां नहीं आल्टो। यह सुनकर राघव ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा तो उसके आदमी ने आगे अपनी बात कही, बॉस, हमारा मतलब यह है कि यह आदमी अमन ये पिछले 3 सालों से शादी के बाद से ही अपने ससुराल में रह रहा है, और मजे की बात यह है कि यह बिल्कुल एक घर जमाई की तरह है। अपनी सास की गालियां सुनता था और अपने साले के ताने खाता रहता था। कुल मिलाकर कोई इज्जत नहीं थी इसकी इसके ससुराल में। थोड़ी देर रुककर वो फिर बोला,
हमें यह भी पता चला है कि इसने अपना कॉलेज खत्म करने के बाद एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो बिजनेस डूब गया। उसके बाद 3 साल तक ये घर पर ही पड़ा रहा। अभी 4 महीने पहले इसने एक जगह नौकरी करनी शुरू की थी। इसकी वाइफ ने ही उसे वहां जॉब दिलाई थी, लेकिन वहां भी एक अजीब बात हुई। राघव ने तुरंत पूछा, वो क्या? उसका आदमी बोला, वो ये कि जिस कंपनी में ये जॉब करता था, स्टार रियल्टर्स, वो आज दिल्ली से पूरी तरह से गायब हो चुकी, और इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सुनकर राघव जल्दबाजी में बोला, वो क्या? उसके आदमी ने जवाब दिया, इसके पीछे भी कहीं न कहीं इस अमन का ही हाथ है। ये सुनकर राघव उसके आगे कुछ कहने का इंतजार करने लगा। उसके आदमी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, उस कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ मल्होत्रा की बुरी नीयत थी, जो कि इसकी बीवी पर बुरी नजर रखता था। इसलिए इसने उसके साथ साथ उसकी कंपनी को भी गायब करवा दिया है। और मैंने पता करवाया बॉस, हमारे जिन आदमियों की मौत पहले हुई थी, वो वही आदमी थे जिन्होंने इसकी वाइफ को किडनैप करने में सिद्धार्थ मल्होत्रा की मदद की थी। ये सब सुनकर राघव ने एक ठंडी आवाज में पूछा, और उसकी बीवी के बारे में क्या पता चला? ये सुनकर पहले आदमी ने जवाब देते हुए कहा, बॉस, उसकी बीवी और अमन कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इन दोनों की शादी लव मैरिज थी। यह दोनों कॉलेज से ही साथ हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच में लव जैसा शायद कुछ भी नहीं है। आज ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें इसकी वाइफ ने इसे अकेला छोड़कर चली गई थी। ये कहते हुए उसने आज जो भी बातें रेस्टोरेंट में हुई वो सब राघव को बता दी। राघव अपने आदमी की बातों को सुनकर थोड़ा हैरान था। उसने कहा, अच्छा, तो तभी जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये अकेले बैठा हुआ था, मतलब कि उसने मुझे वहां पर जानबूझकर बुलाया। वो 2 लाख खाने का बिल नहीं भर सकता था, इसीलिए उसने मुझे वहां पर बुलाया। यह सुनकर उसके आदमी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अमन के बैंक अकाउंट के बारे में पता किया है। इसने अभी हाल ही में एक लग्जरी कार खरीदी थी और इसके अकाउंट में अभी भी काफी पैसा है। यह सब सुनकर राघव ने कहा, क्या अजीब पहेली है यह आदमी, मुझे तो यह बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, और कोई अजीब बात? उसके आदमी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बॉस, और भी काफी अजीब बात है। इसके बारे में दूसरी तरफ अदिति के घर पर आरी के जाने के बाद से ही आरोही अपने कमरे में चली गई थी। तब से वह अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई थी। अदिति ने 1-2 बार उसे बाहर आने के लिए कहा भी, लेकिन उसने यह कहकर बात टाल दी कि उसका मन नहीं है, बल्कि असली बात तो यह थी कि वह अमन का सामना नहीं कर पा रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसे वह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अमन को ऐसे अकेले छोड़कर आने के बाद न जाने क्यों आरोही खुद को दोषी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। इन सभी ख्यालों के बीच उसे समय का पता ही नहीं चला। रात हो चुकी थी। अदिति उसे डिनर के लिए बुलाने आई, तब जाकर उसे ध्यान आया कि रात के 8 बज चुके हैं। अदिति को देखकर आरोही ने पूछा, अदिति, क्या खाना अमन ने बनाया है? अदिति ने यह सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कुछ सोचकर आरोही उठी और अदिति के साथ बाहर की तरफ आ गई। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर अमन खाना लगा रहा था। तभी उसका फोन बजा और वो वहां से हटकर दूसरी तरफ चला गया। अमन ने अपना फोन उठाया और बात करने लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आरोही उसे बहुत देर से देखे जा रही है, और उसका फोन लेकर उससे दूर चले जाना आरोही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अमन ने अभी फोन अपने कान से लगाया ही था कि दूसरी तरफ से आरी की थोड़ी डरी सहमी सी आवाज आई, अमन प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहां पर फंस चुकी हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ इस क्लब में आई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूं। प्लीज अमन मेरी मदद करो, प्लीज। और हाँ, आरोही को कुछ मत बताना। यह कहते हुए फोन दूसरी तरफ से कट चुका था। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरी ने उसे फोन क्यों किया, और ऊपर से यह सब बातें, और क्यों उसने आरोही से यह सब बताने को मना किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। अब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में